जी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी में जो सेमीकंडक्टर है जिसकी हम आप बात कर रहे हैं, और आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, राजनीतिक संकल्प। इस पर भी हम आगे की इस चर्चा के अगले अंश में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं दूसरे देशों के साथ कोऑपरेशन की, यानी सहयोग की, तो हमारी साझेदारी कैसी है अमेरिका के साथ, जापान के साथ और ताइवान के साथ? देखिए 2020-21 में जब कोरोना महामारी का प्रकोप पूरी दुनिया में हमने देखा, और उसके जी, बाद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का दौर शुरू हो गया, तब सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई में बड़ी बाधाएं आई। चीन में जी, सेमीकंडक्टर्स का चिप्स का बहुत बड़ा उत्पादन का केंद्र बन चुका है। चीन से इसके निर्यात में बाधाएं पैदा हुई, और तब दुनिया को लगा, विकसित देशों को लगा, अमेरिका और जापान और ये यूरोप के देश हैं, उन्हें महसूस हुआ कि चीन पर जो निर्भरता बनी हुई है सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर के, उसे किसी तरह कम किया जाए। और इसी प्रयास के तहत, इसी कोशिश के तहत विकसित देशों ने एक वैकल्पिक स्रोत खोजना शुरू किया है, और वो वैकल्पिक स्रोत के तौर पर भारत को देखने लगे हैं। अब भारत के लिए जी, यह एक अनुकूल मौका है, स्वर्णिम मौका है कि एक विकसित स्रोत के तौर पर विकसित हो सके। देखिए, अभी जो सेमीकंडक्टर उद्योग का जो पूरा विश्व व्यापार है, वो करीब 700 अरब डॉलर का हो चुका है। और इसमें भारत का जो तो हम अगर राष्ट्रीय आयात जी, 80 अरब डॉलर भारत सेमीकंडक्टर्स का आयात करता है। और उसके बल पर भारत के जो मोबाइल उद्योग हैं, जो वाहन उद्योग हैं, जो अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र के हैं उद्योग हैं, जो हथियार प्रणालियां जहां बनाई और विकसित की जी, जाती हैं, उन सभी क्षेत्र में सेमीकंडक्टर्स के योगदान को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत ने एक बहुत अहम कदम उठाया है। और भारत को इस क्षेत्र में कामयाब बनाने के लिए जो जिस राजनीतिक संकल्प की आप बात कर रही थी, वह राजनीतिक संकल्प अब जी। दिखने लगा है। जी, राजनीतिक संकल्प की अगर हम बात करें तो सरकार को किस तरह के स्टेप्स लेने होंगे? क्या हमारी रिसर्च में किस तरह का इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होगी? हमारे वैज्ञानिकों को किस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत होगी? और किस तरह से बतौर नेशन हमें तैयारी करनी होगी? क्योंकि जिस तरह हम देखते हैं कि दूसरे देशों ने इस सेक्टर में, इस इंडस्ट्री में तरक्की की, तो उनके पास क्या सहूलियत थी, और भारत को जो उसके पास रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उसे देखते हुए कैसे आगे बढ़ना होगा? देखिए, सबसे पहले तो यह समझना होगा कि जो इकोसिस्टम चाहिए, यानी जो माहौल जी, चाहिए, जो जो इकोसिस्टम के तहत जो सुविधाएं हमें प्रदान की जानी चाहिए, सेमीकंडक्टर उद्योग को जो सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए, वो कैसे विकसित हो। अब देखिए, इकोसिस्टम में कई तरह की बातें सामने आती हैं। जैसे जो जी, माइनिंग उद्योग है, सेमीकंडक्टर्स की जो माइनिंग, जो रॉ मटेरियल्स की माइनिंग कैसे की जाए, सेमीकंडक्टर्स हुँ, के सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में जो मानव संसाधन है, जो तकनीकी मानव संसाधन है, उनका उन्हें कैसे विकसित किया जाए, वह भारत में अभी नहीं मौजूद है। उन्हें उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उन्हें प्रशिक्षित करना होगा। तो यह एक सबसे बड़ा इकोसिस्टम के क्षेत्र में एक बात सामने आती है कि मानव संसाधन का विकास कैसे तेजी से किया जाए, जो सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए लगने वाले कारखानों में उपयोग किए जा सके। तो यह जो इकोसिस्टम है, और इसके लिए जरूरी आर्थिक सहयोग, उदारवादी आर्थिक नीतियां अपनानी पड़ेगी, और आर्थिक सहयोग देना पड़ेगा भारत सरकार को। और इसी के तहत भारत सरकार ने दुनिया जी, की विश्व की जो कंपनियां हैं सेमीकंडक्टर उद्योग की, उन्हें 50% तक आर्थिक सहयोग देने का वादा किया है। जरूरी मूलभूत आधारभूत ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने का वादा किया है। जो सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए जो नियमित पानी की सप्लाई की जरूरत होती है, उसका वादा किया है। जो जो नियमित बिजली की सप्लाई की जरूरत होती है, उसे प्रदान करने का वादा किया है। तो ये सब जो मूलभूत आधारभूत सुविधाएं होती हैं, बहुत जो जी। आधारभूत ढांचागत सुविधाएं होती हैं, उन्हें एक समुचित इकोसिस्टम के तहत भारत को सेमीकंडक्टर कारखाने को प्रदान करना पड़ेगा। तभी सेमीकंडक्टर उद्योग सफलता के साथ चल सकेंगे। जी, बट सारी सहूलियतें सरकार को प्रदान करनी होगी इस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, संसाधन की तैयारी करनी होगी, और कई तरह से इस दिशा में इनिशिएटिव्स लेने होंगे ताकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है वो भारत में फल फूल सके।
इस पूरी चर्चा में हमने हमने बातचीत की कि क्या है सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ के एरिया की अगर हम बात करें, तो ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, स्ट्रैटेजिक सेक्टर के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है सेमीकंडक्टर? नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आई। जी, मैं ये आपसे समझना चाह रही हूँ कि जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं रंजीत जी, तो ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ के एरिया में, स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज़ के एरिया में? देखिए, अब जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, जैसे जी। अंतरिक्ष के क्षेत्र में, जैसे आर्टिफिशियल हुँ, इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में, ये जो नए दौर के जो विका तकनीकी विकास को हम देख रहे हैं, उसमें सेमीकंडक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। सेमीकंडक्टर्स के बिना ये जो नए इमर्जिंग एंड जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनमें सेमीकंडक्टर्स के बिना हम इनका उनका विकास नहीं कर सकते। तो सेमीकंडक्टर्स की अहमियत इस मायने में बढ़ जाती है कि ये एक मूलभूत उत्पाद बनकर के सामने आया है, जिसके बिना हम कोई कामयाबी से किसी तरह कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो सेमीकंडक्टर्स के लिए ज़रूरी है कि एक हम पूरे देश में एक समुचित इकोसिस्टम प्रदान करें, एक समुचित माहौल प्रदान करें, ताकि भारत सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन के लायक कारखाने खड़ा कर सके। रंजीत जी, अगर हम आपसे समझना चाहें तो कौन से ऐसे देश हैं जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अग्रणी हैं, सबसे आगे हैं दुनिया भर में? और देखिए, किस तरह की फिलहाल टेक्नोलॉजीज़ उनके पास हैं? जी, अमेरिका है, ताइवान है, कोरिया है, चाइना है। इन सभी देशों ने सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में बहुत अहम भूमिका निभाई है। ये सेमीकंडक्टर्स के ग्लोबल प्लेयर बन चुके हैं। लेकिन जी, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में कई सेगमेंट होते हैं। किसी सेगमेंट में चीन आगे है, तो किसी सेगमेंट में अमेरिका आगे है। जैसे फैबलेस जी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका आगे है। सेमीकंडक्टर्स की जो पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है, उसके क्षेत्र में चीन आगे है। सेमीकंडक्टर्स की जो फाउंड्री होते हैं, उसमें ताइवान आगे है। सेमीकंडक्टर्स उद्योग के लिए जो उपकरण बनाए जाते हैं, इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, उसमें नीदरलैंड्स और कई अन्य यूरोपीय देश आगे हैं। तो इन सभी देशों के सहयोग से ही सेमीकंडक्टर कारखानों को खड़ा किया जा सकता है, उनमें उत्पादन लायक बनाया जा सकता है। अब देखिए, जो पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है, वो चीन के पास है। जी। और हालांकि ये लो एंड टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ज़्यादा मूल्य का नहीं है। हुँ, लेकिन चीन हुँ, यदि इसकी सप्लाई में बाधा खड़ी कर दे, तो पूरी दुनिया का सेमीकंडक्टर उद्योग ठप हो सकता है। तो जी, ज़रूरी इस बात का है कि जो सेमीकंडक्टर उद्योग के जो कई सेगमेंट्स हैं, उन सभी सेगमेंट में भारत महारत हासिल करे। और इसके बिना भारत जो है सेमीकंडक्टर उद्योग में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। इसके लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ज़रूरत होगी। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हासिल करने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ सहयोग का समझौता किया है, जापान के साथ सहयोग का समझौता किया है, कई अन्य देशों के साथ सहयोग की बातें चल रही हैं। कई अन्य देश चाहते हैं कि भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स के कारखाने लगाए जाएं, वहाँ पर मेमोरी चिप्स विकसित किए जाएं, और भारत में बना करके मेक इन इंडिया का इस्तेमाल करके मेक फॉर वर्ल्ड का इस्तेमाल मेक फॉर वर्ल्ड की जो नीति भारत सरकार ने बताई है, उसका इस्तेमाल करें। तो मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड की नीतियों के तहत जो विश्व की कंपनियां हैं, भारत में आकर के भारत की इस नीति का लाभ उठा सकती हैं। जी। और अगर हम ताइवान की बात करें तो ताइवान किस तरह से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में और कौन-कौन से एरियाज़ में आगे है? क्या उसके पास जो रॉ मटेरियल है उसकी उपलब्धता ज़्यादा है? देखिए, ताइवान जो हाई एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र है सेमीकंडक्टर्स के, जी, उसमें ताइवान का जो विश्व हिस्सा है, पूरी दुनिया में जो हिस्सा है, वो 80% से ज़्यादा है। तो ताइवान की एक अहम भूमिका है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर चिप्स बनाए जा रहे हैं, उसके उत्पादन में ताइवान अग्रणी भूमिका निभा रहा है। लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, गैलियम है, जर्मेनियम है, इनका उत्पादन चीन करता है। यदि चीन इन रॉ मटेरियल्स की सप्लाई बंद कर दे, तो सेमीकंडक्टर्स का पूरे दुनिया में उद्योग प्रभावित होने लगेगा। तो इसलिए सभी देशों का सामूहिक प्रयास चाहिए सेमीकंडक्टर्स को सफल बनाने में। अब यदि भारत को सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में सफल बनना है, तो इसके खनन से लेकर के इसके डिजाइन और इसकी पैकेजिंग और इसकी फाउंड्री, सब जो घटक है सेमीकंडक्टर्स उद्योग के, इन सब में भारत को महारत हासिल करनी पड़ेगी। और इसके लिए एक व्यापक बहुत बड़ा निवेश की जरूरत है, मानव संसाधन की जरूरत है, एक राष्ट्रीय। इसीलिए विदेशी
निवेशकों ने कहा है कि भारत ने अब राष्ट्रीय संकल्प दिखलाया है इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए, और वे विश्वास करते हैं कि भारत के सरकारी सहयोग से, भारत के राजनीतिक सहयोग से भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को खड़ा किया जा सकेगा। जी, और क्या अगर विदेशी कंपनी भारत में आती है तो उन्हें भारत में एक साझेदार तलाशना होगा जिसके साथ वो मिलकर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भारत में विकसित करने में अहम भूमिका निभा सके? देखिए, इस तरह के कोई भी बड़े उद्योग साझेदारी के बिना नहीं काम किया जा सकते। पार्टनरशिप के जरिए ही इस तरह के उद्योग खड़े किए जा सकते हैं। ताइवान की कंपनी ने भारत के साथ इसी तरह का वादा किया है। अमेरिका की कंपनी भी भारत में निवेश करना चाहती है। जापान की जी। तकनीकी कंपनियां भी भारत के साथ सहयोग करना चाहती हैं। तो ये सभी साझेदारी के साथ ही मुमकिन हो सकता है। अब देखिए, भारत ने पिछले साल $80 अरब के मूल्य का सेमीकंडक्टर चिप्स का आयात किया। अब यदि भारत को $80 अरब के आयात से बचना है और स्वयं इसका उत्पादन करना है, तो भारत को खुद सेमीकंडक्टर्स कारखानों को लगाना होगा। और भारत में यदि ये सफल हो जाते हैं तो भारत इतने बड़े आयात से बच सकता है, और न केवल इतने बड़े आयात से बच सकता है बल्कि दुनिया को निर्यात भी करना शुरू कर सकता है। तो सेमीकंडक्टर्स के आयात और निर्यात में भारत एक महत्वपूर्ण प्लेयर बन सकता है, जिसकी क्षमताएं भारत के पास है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इन क्षमताओं को इकट्ठा करके इनका सदुपयोग कैसे किया जाए, इस पर गहन मंथन किया जाए। जी, इन क्षमताओं का कैसे उपयोग किया जाए उस पर गहन मंथन की ज़रूरत है। साथ ही किस तरह से हम कोई एक टारगेट या टाइमलाइन लेकर चल रहे हैं कि कब भारत इस अगले 2 साल में किस लेवल तक पहुँचने जा रहा है, जो भारत का सेमीकंडक्टर मिशन है उसके तहत और किन पड़ावों पर या अगली जो सीढ़ी है उस पर कदम रख रहा है? इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं दी जा सकती, केवल अनुमान लगाया जा सकता है। भारत ने अनुमान लगाया है, भारत के विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि अगले 8-10 सालों के भीतर भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स का एक कारखाना खड़ा किया जा सकता है। और एक या 2 कारखाने इस तरह खड़े हो जाएं तो भारत दुनिया को इस क्षेत्र में और निवेश करने के लिए आकर्षित कर सकता है। साथ ही क्या हमें इसमें सरकारी R&D की ज़्यादा ज़रूरत होगी और साथ ही प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह सरकार का फोकस इस समय दिख रहा है कि R&D जो हो वो सरकारी संस्थान करे और जो आगे प्रोडक्शन है या मैन्युफैक्चरिंग है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन करे। तो किस तरह का आपको लग रहा है कि आगे की जो इसमें स्टेप बाय स्टेप जो आगे बढ़ेंगे तो कैसा हो सकता है कि सरकारी जो संस्थाएं हैं वो इस दिशा में ज़्यादा रिसर्च के एरिया में आगे बढ़े और उनको किस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी? देखिए, दुनिया की कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करना है, तो भारत को ज़रूरी सब्सिडी, आर्थिक सब्सिडी प्रदान करनी पड़ेगी। आर्थिक सब्सिडी का लालच देकर के ही भारत दुनिया की बड़ी कंपनियों को आकर अपने यहाँ आमंत्रित कर सकता है। अब यदि वो भारत आ जाएँ तो भारत में ज़रूरी मानव संसाधन किस तरह उपलब्ध हो, इसका इंतजाम कैसे किया जाए, इन सब को देखना होगा। ज़रूरी जो शोध एवं विकास के कार्य होने हैं उसके लिए कंपनियां कैसे स्थापित की जाएं, इसको भी देखना होगा। भारत में मानव संसाधन तो है, लेकिन सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए प्रशिक्षित नहीं है, उसे सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ये सब काम जो विदेशी कंपनियों को भारत आकर के देखना पड़ेगा। अब इन सब कामों के पीछे भारत सरकार का कितना सहयोग है, यह भी काफ़ी अहमियत रखता है। रंजीत जी, इसमें टेक्नोलॉजी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी अगर हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सिर्फ हम डोमेस्टिक यूज़ के लिए ना इसका करें बल्कि हम आगे भी देशों को इसकी सप्लाई करें, सप्लाई चेन का हिस्सा बने। तो क्या हमें जिस तरह हम बातचीत कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में, तो हमें तकनीक को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके दूसरे देशों के पास क्या तकनीक है, क्या टेक्नोलॉजी है, TOT की बात होती है, तो क्या हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी? निश्चित ही भारत को अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के तकनीकी सहयोग की जरूरत पड़ेगी, जिसके बिना भारत सेमीकंडक्टर उद्योग में कदम नहीं रख सकता है। अब जो दुनिया की जो विकसित कंपनियां हैं, ताइवान में हैं, वो उनकी योजना है कि भारत में अपने निवेश करके, भारत के साथ सहयोग करके भारत में ही सेमीकंडक्टर कारखाने शुरू किए जाएं, ताकि दुनिया को एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जा सके। अब देखिए, जिस तरह का राजनीतिक माहौल विश्व में विकसित हो रहा है, अमेरिका और चीन के बीच तनाव बन रहे हैं। अमेरिका ने चीन से आयात होने वाले सेमीकंडक्टर उद्योग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब जवाब में चीन ने कहा है कि वो जो सेमीकंडक्टर का जो रॉ मटेरियल होता है, गैलियम है, जर्मेनियम है,
उसके निर्यात पर रोक लगा देगा। तो इस तरह से एक तकनीकी लड़ाई शुरू हो गई है। सेमीकंडक्टर उद्योग के ज़रिए बड़ी जो ताकतें हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, उनकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, ताकि वे घुटने टेक दें और एक दूसरे के सामने फिर से सहयोग का वादा करके राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग करें, आर्थिक क्षेत्र में सहयोग करें। तो जिस तरह से भू राजनीतिक माहौल दुनिया में तेजी से बदला है, उसके मद्देनज़र जो उच्च तकनीक वाले क्षेत्र हैं उसके उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग का माहौल भी काफ़ी बदलने लगा है, और भारत को ये जी। सहयोग का अनुकूल माहौल मिलने वाला है, एक स्वर्णिम अवसर मिलने वाला है, जिससे भारत को तत्काल लाभ उठाना चाहिए। साथ ही अगर जैसे आपने रॉ मटेरियल की बात की, जो सेमीकंडक्टर में यूज़ होता है, वो कहाँ से आता है और किस देश के पास उसकी सबसे ज़्यादा उसका भंडार है, सबसे ज़्यादा उनके पास ये रिसोर्सेज़ मौजूद हैं? देखिए, जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो चीन उसका उत्पादन करता है, गैलियम है, जर्मेनियम है। जी। इन्हीं पर सेमीकंडक्टर के चिप्स बनाए जाते हैं। सेमीकंडक्टर जी। के चिप्स, जैसा कि मैंने कहा, कि बहुत छोटे आकार के होते हैं। एक जी। 0.7 माइक्रोन के आकार के तक के सेमीकंडक्टर चिप्स बनने लगे हैं, जो बाल से कई हजार गुना छोटे होते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि इतने छोटे आकार के चिप्स का कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो उसकी पैकेजिंग कैसे की जाए। चीन इस क्षेत्र में आगे आ चुका है। अब चीन का सहयोग बहुत जरूरी है, चीन के सहयोग के बिना काम नहीं चल सकता। अब जो चिप्स हैं वो उसकी जो फाउंड्री लगती है वो ताइवान में लगी हुई है। जो चिप्स के जो डिज़ाइन किए जाते हैं उसको वो अमेरिका में किए जाते हैं। जो चिप्स बनाने के उपकरण है वो नीदरलैंड्स और यूके देशों में बनाए जाते हैं। तो इस तरह सभी देशों के सहयोग से ही कोई एक देश सेमीकंडक्टर कारखाने को खड़ा कर सकता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि सभी देशों के साथ सहयोग का माहौल विकसित किया जाए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया रंजीत जी, इतने विस्तार से आपने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर चर्चा की, हमें बताया कि सेमीकंडक्टर क्या है और इसमें जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है, वो क्यों महत्वपूर्ण है, किन देशों के पास इसका जो रिसोर्सेज़ हैं वो सबसे ज़्यादा है, साथ ही भारत दूसरे देशों के साथ कैसे साझेदारी कर सकता है या कर रहा है और आगे की दिशा कैसी हो सकती है। साथ ही हमने चर्चा की कि जो दूसरे देश हैं उनमें कौन-कौन से ऐसे देश हैं जहाँ की कंपनीज़ जो हैं वो अग्रणी हैं इस क्षेत्र में। उनसे तकनीकी तौर पर किस तरह की सहायता मिल सकती है, भारत को किस तरह की R&D करनी होगी, भारत को किस तरह के प्रयास करने होंगे। साथ ही आपने पॉलिटिकल विल की बात की, आपने राजनीतिक संकल्प की बात की कि सरकार को थोड़ा-सा बोल्ड होकर इस दिशा में डिसीज़न लेने होंगे और माहौल पूरा इकोसिस्टम तैयार करना होगा, ताकि अगर हम सिर्फ डोमेस्टिक कंज़म्पशन की नहीं बात करें, अगर हम चाहते हैं कि हम एक जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, उसका भी हिस्सा बने, दुनिया अपने ही लिए ना उसको उसकी मैन्युफैक्चरिंग करे बल्कि दुनिया भर को भी सप्लाई करे, तो हमें इस दिशा में एग्रेसिवली बढ़ना होगा और कई महत्वपूर्ण, कई इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया रंजीत जी हमसे बातचीत करने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और उनका ज्ञानवर्धन करने के लिए।